वेव मोड ऑन कर दो। हमने एफ डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा था। डी ब्लॉक्स को 4 सीरीज में डिवाइड किया था। कौन सा था? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। इसको बोला था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। सही है गलत? if हम 3D की बात करेंगे तो यहाँ पे 3D जो होता है ये शुरू होता था स्कैंडियम से, फिर आता था टिटेनियम में और खत्म होगा जिंक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा D1, ये रहेगा D2, लास्ट वाला रहेगा D10। इसमें कौन आता था? कौन आता था? ठीक है। एटॉमिक नंबर वाज 21, दिस विल बी 22। क्लियर है? आगे बढ़ते, ये था 3D के बाद हमने पढ़ा था 4D में आता था इट्रियम, इन्फोनियम और लास्ट में आता था कैडमियम। एटॉमिक नंबर वाज 39, 48। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, 4D1, 4D2, 3D1, 3D2। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा था 5D, शुरू हुआ था लैंथेनॉइड, लैंथेनम, उसके बाद हाफेनियम और खत्म हुआ था मर्क्यूरी। इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 57। इसका कितना था? 72 और इसका कितना था? 80। सही है? क्या ये कंटिन्यू में था? बीच में कौन था? F। कौन सा था? F। तो यहाँ पे रहेगा F। कहाँ से कहाँ था? 1 से लेकर 14, 1 से लेकर 14। समझ में आ रहा है? और इसी F की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ था और उसको हमने बोला था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सही है? आगे बढ़ते हैं। आता है 6D। कौन आएगा? 6D। क्या था? AC RF। या ठीक है? या इनकम्प्लीट। This was 89. This was 104 and this was 112. सही है? हाँ? 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है। ठीक है? बीच में कौन था? ये कौन सा F था? 4F। ये कौन सा रहेगा? 5F। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर 14। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा था D सीरीज के बारे में। जब हमने D और F पढ़ा था तब मैंने आपको बोला था कि इस टेबल में यहाँ पे D ब्लॉक है और यहाँ पे D ब्लॉक है, तो दोनों के बीच में कौन है? F ब्लॉक है। D को हमने क्या बोला था? ट्रांजिशन। F को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन हो गया था। ठीक है? इन केस लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वैलेंस शेल का? 6s2 5d1, 6s2 5d1। सही है? पक्का? एटॉमिक नंबर कितना है? उसके बाद सीरियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 58 होगा। ओके, लैंथेनम जो है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से स्ट्रक्चर में है? D। sp और D। ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हुआ? तो इसको हम कंसीडर करेंगे इट इज द एलिमेंट ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट। अब सीरियम की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 6s2 5d। लैंथेनम के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन D में जाता है कि F में जाता है? F में जाता है। ठीक है? तो ये 5d1 4f1। समझ में आ गया? क्लियर है? अब आप बोलोगे कि हम तो ये रूल पढ़ते थे कि जब 6s यहाँ पे है उससे ज्यादा एनर्जी है 5d का और उससे ज्यादा एनर्जी है 4f का, तो रूल क्या बोलता है? अपोलो प्रिंसिपल
जब तक लोअर एनर्जी का सबशेल लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल भर नहीं जाता है तब तक इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं भेजेगा। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, हायर में या लोअर में? और जब तक लोअर भर नहीं जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। तो ठीक है, आपने एस में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, एस भर गया। आपने डी में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, डी भर गया। और आपने डी में 1 ही इलेक्ट्रॉन डाला है और उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन डी में आना चाहिए था। आने वाले नेक्स्ट 14 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आने चाहिए, डी में। लेकिन आने वाला 1 ही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया, डी में। और बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, एफ में चले गए। सही है ना? इसका मतलब हमने इसको पूरा किए बिना कहाँ लेके गए, कहाँ लेके गए, एफ में लेके गए। समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन ये आता है कि डी को कंप्लीट किए बिना एफ में इलेक्ट्रॉन क्यों गए ना? हाँ, एनर्जी का डिफरेंस कब होता है? तो यहाँ पे होता है 5d और यहाँ पे होता है 4d। एनर्जी किसका कम है, 5d का। इसका ज्यादा है 4f, इसका ज्यादा है 4f का। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, ये 4f कौन है, 4f। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे आएगा, 5d। एटॉमिक नंबर कितना है, लेंथ नंबर 57। ठीक है, जैसे वो 57 वाला एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से और एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, तो इस 5d का एनर्जी हल्का सा बढ़ जाएगा। क्या होगा, इसका एनर्जी हल्का सा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन आने की वजह से उसका एनर्जी हल्का सा बढ़ जाएगा। ये जो रहेगा ये ऐसे क्रॉस करेगा। तो एटॉमिक नंबर 57 है, तो एनर्जी किसका कम है, 5d का, और इसका ज्यादा है 4f का। तो एटॉमिक नंबर 57 में इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे आएगा, डी में। सही है। लेकिन जैसे ही एटॉमिक नंबर 57 से ज्यादा हुआ, 58 हो गया, तो आप इन दोनों को देखोगे तो 4f और 5d में से किसका एनर्जी कम है, और इसके पहले इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, और जैसे ही 4f भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर 5d में जा रहा है और 5d की एनर्जी ज्यादा है, तो पहले 4f भरना चाहिए था। हाँ देखो, एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ ना, एटॉमिक नंबर कितना है, 57। तो 57 तक के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो 57th वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो किस में जाएगा, और 57th वाला इलेक्ट्रॉन आने की वजह से 5d का एनर्जी थोड़ा सा बढ़ गया, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। पहले मैंने बोला था एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, तो थोड़ा सा भी एनर्जी का चेंज हो जाता है तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जैसे 57th वाला इलेक्ट्रॉन आ गया तो किस में आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन आने के बाद बोला मैंने, इसका एनर्जी बढ़ गया, इससे ज्यादा हो गया। तो 58th वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसमें आएगा, अरे वो 5d में आएगा या 4f में आएगा, क्यों, 4f का एनर्जी कम है। समझ रहा है ना? हाँ, तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉन के वजह से चेंज, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चेंज, और इसी वजह से पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो 5d में आ गया, कितना, 1, और वो वैसे ही रहेगा। कब तक, जब तक ये पूरा भर नहीं जाएगा। और जैसे ये भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ पे जाएगा, कहाँ जाएगा। तो वैसे ही इफ आप यहाँ पे हाफमैन नियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, एटॉमिक नंबर कितना है, 72, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 6s2 5d2 4f14। मतलब उसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल भर गया। अब मुझे बताओ, इन सब को देख के मुझे बताओ, पहले लैंथनम की बात करते हैं। लैंथनम के बाद टोटल शेल कितने हैं, 6 में से लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आया, अरे शेल नंबर बोलो, 5 में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो n में आया या n-1 में आया, n-2 में। तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-1 में आया है। मैं सेलियम की बात करता हूँ, नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 6। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आया, 5d में, 4f में। तो टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 6, और आया किसमें, 4 में। तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आया है, n-2।
यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया है? 5 में या 4 में? मतलब यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है? n-1। तो जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है उसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में आता है, लेकिन जो f ऑर्बिटल का f ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है उसमें आने वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कहाँ आएगा? एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो s ब्लॉक और p ब्लॉक आने वाला इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आता है? n वैलेंस शेल में। इसका मतलब वैलेंस शेल कंप्लीट था इनकम्प्लीट था? इनकम्प्लीट था। यहाँ पे d में आने वाला कहाँ पे आता है? n-1। इसमें कितने शेल इनकम्प्लीट होते हैं s और p में? एक। कौन सा? बैलेंस वाला। इसमें कितने रहेंगे? दो। कौन से? n और n-1। f ब्लॉक एलिमेंट में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? n-2 में। कितने शेल इनकम्प्लीट रहेंगे? तीन। कौन से? बैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। नहीं समझा? तो ये रहेगा इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो सीरियम के बाद कौन शुरू होगा? F ब्लॉक। कौन सा सीरीज? 4F या 5F? जैसे हम यहाँ पे D में 3D, 4D, 5D, 6D बोलते हैं, किसके हिसाब से कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से D में आया है? 3D में आया है तो 3D, 4D में आया है तो 4D, 5D में आया है तो 5D। वैसे ही हम यहाँ देखेंगे लैंथेनम के बाद जो सीरियम आया है, लैंथेनम के बाद कौन आ गया? सीरियम। वैसे ही एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर कितना है? 89। इसके बाद आता है थोरियम, क्या रहेगा? 9। तो लैंथेनम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? सीरियम। आने वाला इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में है? कौन सा है? इसको कौन सा सीरीज बोलेंगे? और ये कहाँ पे आएगा? 5F। इसको क्या बोलेंगे? 5F सीरीज। तो यहाँ पे जो F ब्लॉक एलिमेंट है, इन F सीरीज को दो सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। एक होगा 4F सीरीज, दूसरा रहेगा 5F सीरीज। समझ में आया? इसने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4F सीरीज, तो क्या बोलेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन F सबसेल। Which F subshell? 4F subshell, and that's why it is considered as a 4F series। नहीं समझा? पक्का? अब पहला एलिमेंट कौन सा है? सीरियम। पहला कौन सा है? थोरियम। एटॉमिक नंबर कितना है? 58। एटॉमिक नंबर कितना है? 90। ये क्या रहेगा? F1। इसके बाद क्या रहेगा? F2। इसके बाद क्या रहेगा? F3। खत्म कहाँ पे होगा? F3। इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 71। और इसके वाले का 103। समझ में आ रहा है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था सीरियम का। वैसे किसका रहेगा? थोरियम। सपोज मैंने बोला एटॉमिक नंबर 71 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या होगा? 6s2 5d1 4f 14। समझ में आ गया? पक्का? तो अब मुझे बोलो इनके पास s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 6s2। ये मैं 4f के लिए लिख रहा हूँ। इसके लिए 4f। ठीक है। इसको क्या बोला था? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट इनर ट्रांजिशन। इसको बोलेंगे सेकंड इनर ट्रांजिशन। ओके। 4f का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 जनरल बोल रहा हूँ। उसके बाद 5d1। उसके बाद 4f1 से लेकर 14। सही है कलर? पक्का? चलेगा? अब मैंने आपको पूछा 4f के नजदीक कौन है? 5d या 6s? अरे f के नजदीक कौन है? f मतलब d या s? d। ओके। f ऑर्बिटल का कैपेसिटी कितना होता है? और 14 रहेंगे तो क्या बोलेंगे? और 7 रहेंगे तो इनके अलावा रहेंगे तो 0 रहेंगे तो गुड। फुल फील्ड हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। और मैंने आपको ये भी बोला था डी और एफ में ऐसा होता है, फुल फील्ड या हाफ फील्ड होने के लिए एक की जरूरत है तो क्या होगा? तो बाजू वाले से गेन करेगा। सही है। अब मुझे बताओ ये एफ के पास, सपोज मैंने बोला एफ के पास इलेक्ट्रॉन 6 है, हाफ फील्ड होगा तो कितने हो जाएंगे? 7। और हाफ फील्ड होगा तो स्टेबल बन जाएगा एक्सचेंज एनर्जी के हिसाब से। जब हाफ फील्ड होगा तो स्टेबल बनेगा, स्टेबल बनने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए।
अब उसके नजदीक में कौन है, एस या डी? तो वो क्या करेगा, डी से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अरे एक तो है ना, वो जाएगा तो कितने रहेंगे, 0। इसका मतलब डी के पास मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 0, और मैक्सिमम कितना रहेगा, 1। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 से लेकर 1, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 से लेकर 4। नहीं समझा? पक्का? समझा? नहीं समझा? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, 7s2 6g 0 से लेकर 1, 5f 1 से लेकर 14। यह इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके लिए, 4f के लिए, 5f के लिए, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज के लिए और सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज के लिए। हाफ फील्ड क्या होता है, फुल फील्ड क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, वो सब कुछ बता दिया मैंने, अब फिर से रिपीट नहीं करूंगा। चलिए आगे। अब टोटल शेल कितने हैं इनके पास, शेल 6। मैं इसको बोलता हूँ ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। ठीक है ना, नंबरिंग कर देते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए आगे। अब देखेंगे ये कौन है, 6s2। ठीक है, फिर क्या आएगा 5d1 और 4f 1 से लेकर 4। अब देखो इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो पहले कहां से निकालोगे, 4s से, उसके बाद समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो सीरीज है, कौन सी सीरीज है, 4f। ये कौन सी है, ये 4f सीरीज का पहला एलिमेंट कौन सा है, हाँ सीरियम, और इसका थोरियम। सीरियम के जस्ट पहले कौन है, तो ये सीरीज कहां से शुरू हो रही है, लैंथेनम के बाद। सीरीज कहां से शुरू हो रही है, लैंथेनम के बाद, और इसलिए इनको कहा जाता है लैंथेनॉइड्स। क्या कहा जाता है, लैंथेनॉइड्स। वैसे ही ये सीरीज किसके बाद शुरू होगा, और इसीलिए उसको बोलेंगे एक्टिनॉइड्स। तो इस सीरीज का पहले एक नाम होता है लैंथेनॉइड सीरीज, और इस सीरीज का नाम रहेगा एक्टिनॉइड सीरीज। चले आगे। इनके लिए जनरल सिंबल जो होता है इस सीरीज के लिए वो होता है Ln। Ln का मतलब होता है लैंथेनॉइड, वो सीरियम से लेकर लास्ट वाला रहेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, Ln इज द सिंबल ऑफ लैंथेनॉइड। एक्टिनॉइड्स के बारे में नहीं पढ़ना है, इसलिए उसका सिंबल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे हैलोजन का सिंबल क्या होता है, वैसे ही लैंथेनॉइड्स का सिंबल क्या रहेगा, Ln। तो Ln जो रहेगा वो सिंबल रहेगा। अब Ln जो रहेगा वो s के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, प्लस। क्लियर है। उसके बाद कहां से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, d से, तो कितना हो जाएगा, +3। सही है, क्लियर है। अब उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करेगा, यही से, तो क्या बनेगा, +4। लेकिन +4 थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, +4 +3 कैसे होगा, अरे देखिए इसके पास क्या है, यहाँ पे है 4 5p6 एंड 5s2। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। और ऑक्टेट में क्या बोलता है, 8 इलेक्ट्रॉन है उस टेबल में। और जैसे वो इसको लूज करेगा तो कितने हो जाएंगे, 8। तो वो लूज करना पसंद करेगा नहीं करेगा, हाँ? अरे अभी इसके पास 9 है, जब ये एक लूज करेगा तो कितने हो जाएंगे, 8। तो पहले ऑक्टेट फॉलो नहीं करता था, ऑक्टेट को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो पहले उसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा या अभी ज्यादा रहेगा, मतलब वो एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा, तो कहां चला जाएगा, +3 में। कहां चला जाएगा, +3 में। और इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन लूज करते तो कहां चला जाएगा, +4 में। लेकिन क्या लगता है इसमें से कौन सा एसिड बनेगा, +3 वाला, कौन सा बनेगा, +3। अब कौन
कौन कितने ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा हम डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते हैं, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड होता है, और वो मैंने आपको बताया था कि कितने ऑक्सीडेशन नंबर रहेंगे, कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा। इनमें से देखने में कौन ज्यादा स्टेबल लगता है? +3 वाला। सपोज मतलब ये कहा जाता है कि ये लैंथेनॉइड जो है ना वो 3 ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, +2 +3 +4। इन केस कोई लैंथेनॉइड जो है वो +2 में है तो क्या वो +1 बन सकता है? अरे तीन ही है ना, इससे ज्यादा तो है नहीं। इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं? 3। कौन से +2 +3 +4। क्या ये +2 से +1 में जा सकता है? अरे है ही नहीं ना, तो कहाँ जाएगा? +2 से +3 में जा सकता है, +2 से +4 में जा सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। सही है, तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन का काम किसका करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये किसका काम करेगा? दोनों। नहीं समझ? अरे ये मैंने सल्फर में बोला था +2 +4 +6 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। जो मिनिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसमें वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, इसके पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से हैं? +2 +3 +4। कौन से रहेंगे? +2 +3 +4। एक बार देखिए, एनर्जी वाला बताया तो आप 57 नंबर पे वो एनर्जी बढ़ेगा फाइटिंग 57 के बाद। हाँ, तो फिर हम 4f पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो 4f का नहीं बढ़ जाएगा। नहीं, देखो ये एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, इसलिए तो बोला मैंने ये आगे जाने के बाद कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसलिए हमको इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। मैंने ये नहीं भी पढ़ा होता, बोला होता, ऐसे याद रखना तो कुछ नहीं होता। मैंने सिर्फ आपको रीजन बताने की कोशिश की कि क्यों हो रहा है। ठीक है, अभी कितने लेवल पे हो रहा है हम देख के नहीं बता सकते। ठीक है, तो उसका रीजन यही है कि पहले उसका एनर्जी कम होता है, बाद में उसका एनर्जी बढ़ जाता है, लेकिन वो एनर्जी का डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। हो सकता है कि बाद में इसका डिफरेंस बढ़ गया हो, और इसलिए जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, 4f में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, तो f में से इलेक्ट्रॉन 4f में से इसमें हमने लास्ट में 4f फिल किया था तो वहां से नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन हम बैलेंस कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर से निकलना शुरू करते हैं, इनसाइड से नहीं। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमूव फ्रॉम आउटसाइड, नॉट फ्रॉम इनर साइड। और वैसे भी आप देखोगे तो 4f 5d और 6s वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के ज्यादा करीब रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना डिफिकल्ट रहेगा। ऐसा हो सकता है, इसलिए बोला कि मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और मैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल बनना चाहता हूं, तो वो ठीक है, वो उसके एटम के ऊपर डिपेंड है। if वो खुद चाहता है इलेक्ट्रॉन लूज करना और उस इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो स्टेबल बन सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो खुद की इच्छा है। तो हम उसका इलेक्ट्रॉन लेने जाएंगे तो वो ज्यादा महंगे में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए। ठीक है, और बोलिए। नहीं, इतना ही शो करता है। हो सकता है आगे जाने के बाद उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस रहेगा उसके हिसाब से कौन स्टेबल हुआ होगा। दैट्स व्हाई +4 कैसे शो करेगा? +4 के लिए दो ऑप्शन है, जैसे मैंने अभी बोला था कि f जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है और उसको लगता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल बन सकता है, इसलिए इसकी भी पॉसिबिलिटी कम है। मोस्टली वो किस में रहेगा? +3 में। उसके साथ में कुछ लोग यहाँ मिलते हैं, कुछ दो एलिमेंट्स है ना वो +4 और +2 भी शो करते हैं, लेकिन सब में +3 कॉमन है, इसलिए मैंने +3 को मेन कंसीडर किया हुआ है।
कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो +4 शो नहीं करेंगे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो +2 शो नहीं करेंगे। कॉमन कौन सा रहेगा? +2। ये सब में होगा ही या नहीं बोल सकता हूं, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितने हो जाएंगे? 4, 2 S से, एक D से और एक F से, सब जाके वो क्या बनेगा? +4। क्या बनेगा? +4। देख रहा है, लिखना नहीं है। कॉपी निकाल, देखो F log एलिमेंट, F log एलिमेंट इसको लिखो। F log consists of two series. F log element consists of two series. Number 1, 4F series. Number 1, 4F series or first inner transition series. First inner transition series or lanthanoids. ठीक है। सेकंड क्या आएगा? 5F सीरीज। उसके बाद सेकंड इनर ट्रांजिशन और एक्टिनोइड्स। इनमें से कैपिटल ए लिखो, लैंथेनॉइड्स। कैपिटल ए, लैंथेनॉइड्स। नेक्स्ट टॉपिक, पहला पॉइंट, this series begins after lanthanum. This series begins after lanthanum. Second, atomic number कितना? 58 to 71। ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन which shell? Anti-penultimate shell. Anti-penultimate shell in bracket n minus 2, small n minus 2। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 shells are incomplete। 3 shells are incomplete। कौन से? n, n minus 1 and n minus 2। n minus 1 and n minus 2। Next, only metals are present। Only metals are present। Next, they are also called as rare earth elements। They are also called as rare earth elements। क्यों? रेयर क्वांटिटी में मिलते हैं इसलिए। नेक्स्ट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 4s2 sorry 6s2 5d 0 to 1 4f 1 to 14। ठीक है। नेक्स्ट,
they show only 3 oxidation states. They show only 3 oxidation states. That is which one? Plus 2 plus 3 plus 4. That is plus 2 comma plus 3 comma plus 4. ठीक है? Next, on common oxidation state is plus 3. Common oxidation state is plus 3. ठीक है? Next, they are soft metals. They are soft metals. But hardness increases with increase in atomic number. With increase in atomic number. इसका मतलब सभी के सभी सॉफ्ट है. कौन ज्यादा सॉफ्ट होगा ये उसके एटॉमिक नंबर से पता चलेगा. जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा उतना ही उसका हार्डनेस जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा. ठीक है? नेक्स्ट वन, दे शो सिल्वर व्हाइट कलर. सिल्वर व्हाइट कलर. नेक्स्ट, they show paramagnetism and diamagnetism. They show paramagnetism and diamagnetism. दोनों शो करेंगे. एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डी ब्लॉक का एलिमेंट बताता हूँ, जल्दी समझ में आएगा. एग्जाम्पल डी का बताता हूँ लेकिन एफ के हिसाब से जाता है. मैं यहाँ पे मानता हूँ टाइटेनियम. ये आता है 4s2 3d2. कितने इलेक्ट्रॉन मैंने लिखे यहाँ पे? 4. 4 में से कितने इलेक्ट्रॉन पेड है और कितने अनपेड है? कब का? तो इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है. कितने हैं? 2. कौन सा रहेगा? पैरामैग्नेटिक. ये +2 शो करता है. तो +2 में कहां से इलेक्ट्रॉन लूज किए? 4s में से. तो डी के पास कितने हैं? 2. और दोनों के दोनों, मतलब ये कैसा रहेगा? पैरामैग्नेटिक. हम +3 में जाएंगे. एस के पास 0 और डी के पास 1. पेयर्ड या अनपेयर्ड? इसके वो कैसा रहेगा? पैरामैग्नेटिक. +4 में गए. डी एस के पास, डी के पास कैसा होगा? मतलब न्यूट्रल स्टेट में पैरामैग्नेटिक. +2 में पैरामैग्नेटिक. +3 में पैरामैग्नेटिक. +4 में डायमैग्नेटिक. वैसे ही इनके लिए भी होता है. वो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक दोनों नेचर को क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं. नेक्स्ट, दे शो the compounds of 4f series. The compounds of 4f series show various color. Show various color due to अरे डी ट्रांजिशन तो डी के पास होगा ना. ये कौन है? हाँ लिखो, ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन. ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन. अब बस रफ पे साथ में रखना है, इधर ध्यान देना है. ठीक है? इसको साथ रखना है रफ पे. इधर ध्यान दो. Ln लैंथेनॉइड. ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कौन सा है? +3. मतलब ये कितने बॉन्ड बनाना पसंद करेगा? 3. यहाँ पे मैंने क्लोरीन को यूज किया जिसके ऊपर -1 होता है. तो कितना क्लोरीन यूज, यहाँ पे इसमें एक कितना बॉन्ड बनाएगा? 1. तो इससे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? Ln. पक्का ना? लिखता हूं मैं यहाँ पे, गलत नहीं होना चाहिए. लिखो नहीं लिखो? Ln F3. सही है?
नेक्स्ट वाला जो है वो है OH माइनस हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा? ओके, LnOH/5, सही है ना? नेक्स्ट लिखते हैं कार्बोनेट, आवाज किसी का नहीं आएगा। बने क्यों? आवाज के लिए मना किया था, सोचने के लिए नहीं। सही है? कितने बॉन्ड बनाएगा? Ln2CO3/3, पक्का है ना? सोचना शुरू कर रहे हैं, बोलना बंद रखना है, स्पेसिफाई करते हैं। क्या होगा? 1:1, क्या बनेगा? ना? हो गया? क्या होगा? दिख रहा है ना कैमरा में? ठीक है? अरे ये क्या है? इथानोइक एसिड, एसिटिक एसिड, दोनों चलेंगे। इथानोइक और एसिटेट, एसिटिक एसिड से एसिटेट बनेगा, इथानोइक एसिड से इथानोइक बनेगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? 1। क्या होगा? LnCH3COO/3, सही है? सही है? नाइट्रेट, एसिटेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, सही है? इस प्रकार के इतने मॉलिक्यूल्स बनाता है। इनमें से ये जो होते हैं ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, और ये जो रहेंगे ये वाटर में सोल्यूबल रहेंगे। ये 3 जो रहेंगे ये वाटर में सोल्यूबल रहेंगे, वो 4 जो रहेंगे वो वाटर में इनसोल्यूबल। अब आप बोलोगे सर ये तो यहाँ पे मेटल का काम कर रहा है और ये नॉन मेटल है, तो इनके बीच का बॉन्ड जो रहेगा वो कौन सा हुआ? आयोनिक। हाँ, हम मानते हैं आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, बट वहां पे 2 कंसेप्ट आते हैं। एक आता है लैटिस एंथैल्पी और दूसरा आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी का मतलब आयंस को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगती है, यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे Cl- है, ये आयोनिक मॉलिक्यूल है। तो इन Na+ और Cl को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। और पानी में किसी को ऐड करेंगे, वो पानी के साथ बॉन्ड बनाएगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन केस लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, सिंपल सी बात, उड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो, और हमारे पास जो एनर्जी है वो, ठीक है? तो हमने खाना खाया, एनर्जी को जनरेट किया, और हमने जो एनर्जी जनरेट किया वो उड़ने को जो एनर्जी लगती है उससे ज्यादा है, तो उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे? लेकिन हमने जो एनर्जी मतलब फूड खा के जो एनर्जी बॉडी में जनरेट की है वो उड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उससे कम होगी, तो उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे? सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, तो ये इनसोल्यूबल होगा। उल्टा
हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा और लैटिस एंथैल्पी कम होगा तो ये इनसोल्यूबल होगा। तो ये भी आयोनिक है और ये भी आयोनिक है, लेकिन कुछ आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होता है और लैटिस एंथैल्पी ज्यादा। तो ये वाली कंडीशन जो है वो किसके लिए है? सोल्यूबल के लिए। तो इनसोल्यूबल के लिए क्या होगा? तो कौन सोल्यूबल होगा और कौन सोल्यूबल नहीं होगा वो यहां से पता चलेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट में क्या लिखना है? दे फॉर्म, मतलब लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स फॉर्म सम आयोनिक मॉलिक्यूल्स। उनमें से पहले ये 4 लिखो एक साइड में और नीचे लिखो दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये 3 लिखो और लिखो दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और फॉस्फेट इनसोल्यूबल है। कौन कौन? फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट। सोल्यूबल कौन है? नाइट्रेट, एसीटेट, सल्फेट। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, ये इतने आयोनिक बनाए। हाँ इतने ही, मतलब बड़ा ज्यादा, ये ज्यादा स्टेबल होती है तो मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलेगा। वैसे भी ये रेयर अर्थ एलिमेंट है तो वैसे भी उनका क्वांटिटी मिलता तो कम ही है इसलिए। नेक्स्ट, लैंथेनॉइड्स form a special type of alloy, bis metal. No internal discussion please. ठीक है ना? This consists of, इसी में लिखना है, this consists of approximate 95% lanthanoids, approximate 95% lanthanoids, approximate 5% iron, approximate 5% iron, and very trace amount of, and very trace amount of, trace का मतलब बहुत छोटा, very trace amount of sulfur, carbon, calcium and aluminium, sulfur, carbon, calcium, aluminium। ठीक है, क्लियर है? कितने पॉइंट्स हो गए? 15, बहुत हो गए। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस ऑफ लैंथेनॉइड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ लैंथेनॉइड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ लैंथेनॉइड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ लैंथेनॉइड। नंबर 1, Ln plus X2, आपको लिखना प्रोडक्ट, मैं लिख कर नहीं देने वाला। क्या बनेगा? Ln X3। नेक्स्ट, Ln react with H2O,
रिएक्शन बैलेंस से तो लिखना है आपको, ठीक है, आगे नहीं लिखना है, पेज टाइप कर दूंगा आपके कॉपी में से। रिएक्शन पूरी लिखनी है बैलेंस करके। Ln प्लस H2O Ln प्लस H2 बन गया। Ln जो होता है वो कितने स्टेबल होता है? Ln प्लस 3। तो Ln से जब Ln प्लस 3 बनेगा कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा? 1 2 3। वाटर को स्प्लिट करेंगे क्या बनेगा? H प्लस और OH माइनस। सही है। अब कौन किसकी तरफ जाएगा? OH जाएगा Ln की तरफ। Ln के ऊपर चार्ज कितना है? OH के ऊपर तो कितने OH चाहिए? 3। तो H प्लस B 3, तो वाटर मॉलिक्यूल 3। समझ में आ गया? इधर ध्यान दो, आधा अधूरा मिल गया, लिखना शुरू कर दिया, फिर देखते रहे तो क्या कैसे हो गया करके। ठीक है, तो इन दोनों का काम तो हो गया। इनके ऊपर चार्ज कौन सा है? प्लस। इनके ऊपर एक X प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो बन जाएगा X न्यूट्रल। दूसरा भी बन जाएगा H न्यूट्रल, तीसरा भी बन जाएगा H न्यूट्रल। अब क्या होगा? हाँ, H3 बनेगा, अरे H2 बनेगा, और वो कितना? 3/2H2। कितना बनेगा? 3/2H2। नहीं बना? तो यही तो पूछा था पहले मंदर साहब, लिखो। कॉपी करने के लिए बोला, लिखने के लिए बोला है, इधर मत देखो। कॉपी करना और लिखना दोनों अलग अलग है। प्लस 3 कॉमन है इसलिए, ठीक है। तीसरा रिएक्शन HX के साथ। टेक्स्ट बुक बंद रहेगी तो अच्छा रहेगा, ऑफिस में कमी है टेक्स्ट बुक की। हो गया? क्या मिला? LnX3 प्लस 3/2 मोल्स ऑफ H2। सही या गलत? सही। बताएं मुझे। Ln प्लस O2 ठीक है। क्या मिला? Ln2O3। सही है। Ln का रिएक्शन सल्फर के साथ। हो गया? से भी बनेगा, ठीक है। Ln का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ। Ln पक्का, ओके, ठीक है। Ln का रिएक्शन कार्बन के साथ। Ln का रिएक्शन कार्बन के साथ। Ln4C3 Ln C2। Ln3C। कितने सारे मिलते हैं? सभी पॉली, ये सिंपल होता है, बाकी पॉलीमरिक फॉर्म में होते हैं। लिखो। Ln2C3। आपने Ln2C3 बोला था या Ln4C3 बोला था? Ln4C3। एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में Ln2C3। वाटर के साथ रिएक्शन किया था, हो गया ना? क्या मिला? वो मेटल हाइड्रोक्साइड है, नॉन मेटल? मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं? बेसिक। पता ना? ओके। अब क्या हुआ? हमने सीरियम के साथ हाइड्रोक्साइड बनाया,
हाइड्रोक्साइड बनाते 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 यहाँ तक गए, तो हमको कुल मिला के कितने हाइड्रोक्साइड मिलेंगे? 14 मिलेंगे ना। जिसके घर में 14 लोग हैं तो कितना मिलेंगे? 14। तो मुझे ये मतलब समझ में नहीं आया कि ये है तो सभी मेटल और उनके हाइड्रोक्साइड तो रहेंगे बेसिक, तो F1 और F3 में से इसका हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक रहेगा। 30 सेकेंड रिपीट करता हूं, उसके बाद टाइम शुरू होगा। F1 वाला एक मेटल लिया, F3 वाला दूसरा मेटल लिया, इसका हाइड्रोक्साइड बनाया तो ड्राई हाइड्रोक्साइड बना, ये भी बनेगा ड्राई हाइड्रोक्साइड। तो ये पता लगाना है इनमें से कौन सा हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक रहेगा। वही सब, बाकी सब तो समझ लिया, मैं ये नहीं समझा था। 30 सेकंड शुरू हो गए आपके। नो इंटरनल डिस्कशन। जाना है बाहर? आपसे सर है बाहर? अरे सही में है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। तो बोल रहे थे किसी को जाना होगा तो भेज देना कर। नहीं? अरे चले जाओ, मौसम अच्छा है। आप लोग अपना काम करते रहो, ठीक है? हो गया? अरे लिखना नहीं है, सोचना है बस। पता क्यों? अरे हाँ या नहीं? वो पता था, आंसर वही आएगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आपके लिए था ना, आंसर आपके पास ही आना चाहिए। अब एटॉमिक नंबर 58, 59 ऐसे करते करते आगे गए 71 तक। इसके पास कितने शेल है? इसके पास और इसके पास। सपोज मैंने आपको पूछा हम 58 से 71 की तरफ गए, तो सबके पास नंबर ऑफ शेल। अब इनमें से साइज का कैसे करेंगे? डिक्रीज होगा पक्का? उल्टा नहीं हो गया? तो सबसे बड़ा साइज रहेगा 58 का और सबसे कम रहेगा पक्का ना? हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसमें रहेगा? 71 में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। कौन इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा? कौन नहीं करेगा? मेटालिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? अरे इलेक्ट्रॉन लूज करना इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल, और आपने तो अभी बोला था कि इलेक्ट्रॉन लूज इजीली कौन करेगा? 58। तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा किसमें रहेगा? और सबसे कम 71। तो जितना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। अब ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये ज्यादा मेटालिक है, ये कम मेटालिक है, ये ज्यादा मेटालिक है, ये कम मेटालिक है। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, इसका बेसिक कैरेक्टर कम। तो लाइन क्या लिखोगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस डिक्रीजेस? डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्या कम होगा? साइज। क्या कम होगा? मेटालिक कैरेक्टर। क्या कम होगा? बेसिक कैरेक्टर। क्या बढ़ेगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। क्या बढ़ेगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्या कम होगा? साइज, मेटालिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर। क्या बढ़ेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बढ़ेगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। क्या बढ़ेगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। रूल नंबर 2, जब नंबर ऑफ शेल सेम है तो न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से जाते हैं, और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। एक बात और, मैंने आपको बोला था
जो सीक्वेंस हमने 11th में पढ़ा था 12th में आने के बाद भी हमको उसी सीक्वेंस से जाना है। इफ उस सीक्वेंस से हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है या उससे अलग कोई सीक्वेंस आ रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है वो पढ़ो, वही एजेंडा लेके हर जगह दौड़ना नहीं है। समझ के बात को, ये हर बार मैं बोलता हूँ क्योंकि आपको क्या होता है एक आध कंसेप्ट पढ़ा दिया इसका रीजन ये है करके तो वही कंसेप्ट हर जगह घुमाते हो, तो इसमें ऐसा क्यों नहीं हो सकता। समझ गए, इसलिए बार बार रिपीट करना पड़ता है। बच्चे छोटे रहेंगे तो ऐसे ही करना पड़ता है। छोटे हो बड़े हो, पढ़ने के लिए छोटे, बाकी काम करना है तो बड़े हो गए।